गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे दबा दीजिए। वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे ओबीसी विसंगति। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे सड़क हो, चाहे ट्विटर हो, जहाँ भी देखो वहीं पे विरोध हो रहा है ओबीसी आरक्षण को लेकर और ओबीसी विसंगति को लेकर एक विरोध हो रहा है। तो क्या विसंगति है और क्या केवल ओबीसी के साथ ये विसंगति है या फिर अन्य जो श्रेणियां हैं, अन्य जो कैटेगरीज़ है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन पर भी इसका कोई प्रभाव है, इनके साथ भी कोई विसंगति है। किन किन को नुकसान मिलेगा इसमें, क्या केवल ओबीसी को मिलेगा या फिर अन्य श्रेणियों में जो अभ्यर्थी आते हैं उन्हें भी इसका नुकसान होगा। आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बच गया है, तो आंदोलन क्यों ज़रूरी है और किस तरह का आंदोलन ज़रूरी है उसके बारे में भी हम देखेंगे। और अंत में हम देखेंगे कि कंप्यूटर अनुदेशक के परिणाम में इस विसंगति का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी से निवेदन करता हूं वीडियो में अंत तक बने रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं और आप में से काफ़ी अभ्यर्थी पिछले कुछ सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे और आप ज़्यादातर, क्योंकि राजस्थान में 60% जो जनता है वो कहीं ना कहीं ओबीसी से बिलोंग करती है। ओबीसी में से ओबीसी जो कैटेगरी है उसमें जातियों का जो वर्गीकरण है, इसमें बहुत ज़्यादातर जातियाँ ओबीसी में आती है। जाट, नाई, तेली, माली, मतलब और भी बहुत सारी जो कैटेगरी जो जातियाँ हैं वो ओबीसी में आती है। तो ओबीसी का मामला क्या है दोस्तों, इसको हम समझेंगे। आप सभी जानते हैं दोस्तों, आर्टिकल 16 जिसमें समानता का अधिकार हमें दिया गया है और उसी समानता के अधिकार में जो है हमें एक स्पेशल क्लॉज के तहत जो है आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। आरक्षण क्यों दिया गया? क्योंकि वर्तमान स्थिति जो भारत की है वैसी स्थिति 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब नहीं थी दोस्तों। तब बहुत ही विपरीत स्थिति थी। तब गरीब आदमी बहुत गरीब हुआ करता था और अमीर आदमी बहुत अमीर। आज की तुलना में हम देखें तो दोस्तों, जो अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर था वो बहुत बड़ा था। अमीर और गरीब की बात अगर उनको छोड़े भी, तो निम्न श्रेणियों जैसे कि जो एससी एसटी की कैटेगरीज के जो लोग थे उनमें और जो सामान्य जो लोग थे उनमें बहुत बड़ा एक सामाजिक अंतर भी देखने को मिलता था। तो इसी सामाजिक अंतर को ख़त्म करने तथा उन जो निम्न श्रेणी के लोग थे उनका सामाजिक स्तर ऊपर उठाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। हालांकि आर्टिकल 16 हमें ये कहता है, समानता का अधिकार देता है कि सभी नागरिक धर्म, जाति और मतलब धर्म जाति के आधार पर उनके अंदर कोई असमानता नहीं है। सब समान नागरिक हैं। सबके साथ जो कानून हो या संविधान हो, सबके साथ समान व्यवहार करेगा और सब कानून की नज़र में सब एक है। मगर कुछ विशेष प्रावधान दिए गए कुछ निम्न श्रेणी के लोगों को, ताकि उनका जो सामाजिक स्तर जो दबा हुआ था, पिछड़ा हुआ था, उन्हें मजबूत किया जा सके। और इसी को हम बोलते हैं आर्टिकल 16, यानी और आर्टिकल 16 में ही हम बोलते, जो विशेष प्रावधान दिया गया उसी को बोलते हैं हम आरक्षण। दोस्तों, आरक्षण की स्थिति राजस्थान और सेंट्रल में दोनों में अलग अलग है। आज हम सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे कि राजस्थान में जो वर्तमान स्थिति है आरक्षण की वो क्या है। दोस्तों, आप देखेंगे तो ओबीसी जो कि बहुत बड़ा वर्ग है और ओबीसी को राजस्थान में 21% आरक्षण दिया गया है। ये जो आरक्षण मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये वर्टिकल है। हालांकि मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इनमें क्या अंतर है ये भी समझाऊंगा, लेकिन पहले आप इस बात को ऐसे समझिए कि जहाँ पे 100 सीटें होती है वहाँ से उसमें से 21 सीटें ओबीसी की होती है। 16% सीटें जो है एससी की होती है और एसटी की सीटें 12% जो सीटें हैं वो एसटी की होती है। अब जो टीएसपी एरिया होता है वहाँ पे 45% तक की जो आरक्षण होता है वो शेड्यूल्ड एरिया के लिए होता है। और भी अलग अलग जो है, जैसे वुमेन के लिए 30% आरक्षण की जो है व्यवस्था रखी गई है। एक्स सर्विसमैन के लिए 12.5% की आरक्षण की व्यवस्था रखी गई है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 2,
और इन सर्विसमैन और नॉन गेजेटेड ऑफिसर के लिए 7 इन स्टेट सर्विस। तो ये अलग अलग थे। ये हालांकि ये जो डेटा है ये आप सबको बहुत जो मोस्टली अभ्यर्थी हैं उन सबको पता होगा। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा कुछ और है। मुद्दे जो आज की विसंगति है उसको हम समझते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो मैंने आपको ये आरक्षण बताया ये वर्टिकल थे और एक हॉरिजेंटल आरक्षण की भी व्यवस्था है। हॉरिजेंटल का मतलब होता है आरक्षण में आरक्षण। जैसा दोस्तों आप एक उदाहरण से समझिए, एक ओबीसी कैटेगरी जो है उसको 21% का आरक्षण है। ओबीसी में अलग अलग जातियाँ आती है, अलग अलग जातियों के लोग आते हैं, जिनमें अगर शेखावटी क्षेत्र की बात करें तो शेखावटी क्षेत्र में मोस्टली जाट समुदाय ज़्यादा आता है। अब जाट जो समुदाय है और शेखावटी क्षेत्र से जो आर्मी है, आर्मी के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान है। राजस्थान की शेखावटी क्षेत्र से बहुत ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो आर्मी में जाते हैं। तो वहीं से जो आर्मी में जाता है, जो आदमी आर्मी में जाता है वहीं से वो रिटायर्ड होकर आता है और वही बन जाते हैं एक्स सर्विस में। जब वो वापस लौट कर आते हैं तो उन्हें कोटा दिया गया राजस्थान में, ताकि वो वापस से सिविल सेवा हो या फिर किसी दूसरी सेवा हो, राज्य जो सरकारी सेवा है उसमें अपनी ड्यूटी कर सके, सरकारी नौकरी कर सके। और वो जो व्यवस्था थी वो थी 12.5%। मतलब यूँ समझिए कि 100 में से 21 सीटें तो ओबीसी के लिए थी। 21 सीटों में से भी डिवाइडेशन था कि 12.5% जो सीटें होगी वो सीटों पे केवल और केवल एक्स सर्विसमैन आएंगे। लेकिन हुआ क्या कि साल 2018 में दोस्तों एक प्रावधान लाया गया और प्रावधान के तहत संशोधन किया गया। और संशोधन के तहत जो 2018 से पहले जो स्थिति थी उसमें 21% जो ओबीसी का आरक्षण था, 21% ओबीसी के आरक्षण में से जो 12.5% का जो फिक्स क्राइटेरिया था एक्स सर्विसमैन के लिए, उस 12.5 को हटा दिया गया और वहाँ पे प्रावधान कर दिया गया कि जो एक्स सर्विसमैन जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ऐसा समझिए कि आप ओबीसी से हैं और आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। जब आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप रिटायर्ड होकर आते हैं तो आपको एक एक्स सर्विसमैन का कोटा मिलता है। एक्स सर्विसमैन का कोटा जब आपको मिलेगा दोस्तों, तो फिर आप 12.5% सीटों पे ही पहले काबिज थे कि 12.5% सीटों पे ही आपको आरक्षण दिया जाता था। मगर 2018 के बाद से ये व्यवस्था ख़त्म कर दी गई है। और अगर आप आज की वर्तमान स्थिति में अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और एक्स सर्विसमैन हैं, तो आप वो जो 21% सीटें हैं उन पर अपना अधिकार रखते हैं, वहाँ पर आप जो है चयन हो सकते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है ना कि दोस्तों जब भी कोई एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड होकर आता है तो वो 12.5% तक सीमित ना होकर पूरे 21% सीटों पे जो है काबिज हो जाता है। और इससे जो आम अभ्यर्थी हैं, जो केवल और केवल ओबीसी कैटेगरी के आते हैं, जो केवल और केवल स्टूडेंट है, एक्स सर्विसमैन नहीं है या फिर किसी और प्रकार के स्टूडेंट नहीं है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है, उन स्टूडेंट की सीट पे एक्स सर्विसमैन आ जाते हैं। तो यहाँ पे उनको बहुत भारी नुकसान होता है। और भारी संख्या में जो नुकसान देखने को मिला था वो मिला था 2021 की जो राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ उसके रिज़ल्ट में। दोस्तों आप रिज़ल्ट को देखोगे तो 5500 पदों पे ये भर्ती थी। 5500 में जो ओबीसी की सीटें थी, ओबीसी में से जो जितने भी अभ्यर्थी पास हुए थे वो अभ्यर्थी 90% अभ्यर्थी एक्स सर्विसमैन थे। अब आप देखिए, समझिए इस बात को, 2018 के बाद से आज 2022 में 4 साल हो चुके हैं, मगर 4 साल तक इस विसंगति को झेल रहे थे। मगर अब जो है सब्र का बांध टूट गया है। अब बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रही, क्योंकि ये जो विसंगति आप देख रहे हैं, ऐसी विसंगति केवल और केवल ओबीसी के साथ नहीं है दोस्तों। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो आप एक्स सर्विसमैन में एससी कैटेगरी में भी 12.5% जो सीटें हैं, जैसा कि टोटल सीटें 16% है, 16 में से 12.5% सीटें जो है वो केवल और केवल आपके एक्स सर्विसमैन की है। तो वहाँ पे भी आप जो है वो 12.5% सीट जो है 12.5 का जो है क्राइटेरिया वो ख़त्म कर दिया गया है। अब आप पूरे 16% पे अपना अधिकार रखते हैं और 16% पे जो है एक्स सर्विसमैन जो है अप्लाई कर सकता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है दोस्तों कि नुकसान हो रहा है।
किनका, जो अभ्यर्थी केवल और केवल सामान्य अभ्यर्थी हैं, जिनको किसी को ना कोई वो एक्स सर्विसमैन है, ना ही कोई फिजिकल डिजेबल या फिर ना ही कुछ और श्रेणी में आते हैं, वो केवल और केवल ओबीसी में आते हैं और सामान्य अभ्यर्थी हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और अब इसी तरह यही प्रावधान सेम टू सेम प्रावधान ईडब्ल्यूएसओ, एससीओ, एसटीओ सभी में है और सभी में इसी तरह जो है एक्स सर्विसमैन का जो कोटा है, जो उस कोटे से जो अभ्यर्थी आते हैं वो सामान्य की सीटें खा जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है दोस्तों उन अभ्यर्थियों के साथ जो अभ्यर्थी रियल में गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें बहुत सख्त आवश्यकता है गवर्नमेंट नौकरी की। आप में से बहुत अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्हें इस नुकसान का सामना करना पड़ा होगा या फिर इस नुकसान की भरपाई करनी पड़ी होगी। यही कारण है दोस्तों कि जो जनरल की कट ऑफ और ओबीसी की कट ऑफ बहुत नज़दीक जाने लगी है। मतलब करीब करीब 1 या 2 नंबर का अंतर आता था। अगर आप 4 से 5 साल पहले की स्थिति देखें दोस्तों, तो ओबीसी और जनरल के बीच करीब करीब 5 से 7 नंबर का अंतर आता था। और वो 5 से 7 नंबर का जो अंतर कम हुआ है दोस्तों, वो केवल और केवल इस कोटे की वजह से कम हुआ है। तो आई होप आप इस विसंगति को समझ गए होंगे। तो ये विसंगति जो है ये बहुत ही मतलब नुकसानदेह विसंगति है और केवल ओबीसी के साथ नहीं है दोस्तों। आप ऐसा मत समझिए कि केवल और केवल ओबीसी के साथ है, ये सभी श्रेणियों में है। बस ओबीसी में इसलिए हमें दिख जाता है, ओबीसी के साथ इसलिए ज़्यादातर हो रहा है। मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिए दोस्तों। ये आंकड़ा है, आप देखिए राजस्थान में जो पॉपुलेशन के वाइज जो कैटेगरी है वो है कि राजस्थान में ओबीसी की जो जनसंख्या है राजस्थान की, उसमें ओबीसी का जो परसेंट है वो 52% है। मतलब राजस्थान में 52% जो जनसंख्या आती है वो ओबीसी से आती है। और ओबीसी में भी जो शेखावटी क्षेत्र है, जहाँ से आर्मी के प्रति रुझान ज़्यादा है, जहाँ से हमारे वीर जवान आर्मी में जाते हैं, वो ज़्यादातर शेखावटी क्षेत्र आता है और वो सब ओबीसी से बिलोंग करते हैं। और ज़्यादातर मतलब 90% जो आर्मी में जाते हैं राजस्थान से, उनमें 90% जो है वो ओबीसी से होते हैं। और एक्स सर्विसमैन का कोटा उन्हें मतलब उनके पास ओबीसी का कोटा होता है। यही कारण है कि इस जो विसंगति है उसका ज़्यादा असर ओबीसी में देखने को मिलता है। वरना यही प्रावधान एससी में भी है, एसटी में भी है, ट्राइबल में भी है, ईडब्ल्यूएस में, सभी में यही प्रावधान है। तो समझ गए होंगे दोस्तों कि ओबीसी के साथ क्या समस्या है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसा कि ये तो आपने देख लिया होगा आंकड़ा कि ओबीसी के साथ 52% है, एससी के साथ 17.83% है, ट्राइबल के साथ 13.48% है, जनरल के साथ 7% है। ये दोस्तों ये डिवाइडेशन है कि हमारी पॉपुलेशन में किसका कितना भाग है। पॉपुलेशन में ओबीसी का 52%, एससी का जो है वो 17%, ट्राइबल का 13% और जनरल 7%। ये हमारी पॉपुलेशन का डिवाइडेशन है। अब दोस्तों आपको जो अगर कंप्यूटर अनुदेशक के परिणाम में इसका क्या असर देखने को मिलेगा वो मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। आप सभी जानते हैं कंप्यूटर अनुदेशक का परिणाम जारी होने को है। कब तक जारी हो जाएगा इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा अभी वीडियो के अंत तक बने रहे। मगर उसकी सीटें जो है उसका वर्गीकरण आप देख लीजिए। हालांकि हमने सीटों के वर्गीकरण पे वीडियो बनाया है, मगर मैं केवल और केवल इस विसंगति को लेकर एक बात बता रहा हूँ कि इस विसंगति से कंप्यूटर अनुदेशक के परिणाम पर क्या असर पड़ेगा, क्या असर देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं 10,157 सीटें टोटल है और ओबीसी की सीटें, ओबीसी में जो जनरल सीटें हैं वो रखी गई है 2332 सीटें। अब 2332 सीटों में से दोस्तों आप सभी जानते हैं पहले तो 12.5% ही था कोटा जो एक्स सर्विसमैन का था, मगर अब 12.5% का जो कोटा था वो हटा दिया गया है। अब आप सभी जानते हैं कि ये एक ऐसी भर्ती है जहाँ पे एक्स सर्विसमैन न के बराबर आपको मिलेंगे। मतलब यहाँ से केवल और केवल 10 से 12% ही विद्यार्थी ऐसे होंगे, 10 भी बहुत ज़्यादा हो गए, मतलब 2 से 5% ही अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो एक्स सर्विसमैन कोटे से आते होंगे। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। इस बार ओबीसी की कट ऑफ और जनरल की कट ऑफ में लगभग जो पहले अंतर आता था वही अंतर अब की बार देखने को मिलेगा 5 से 7 नंबर का। क्योंकि यहाँ पे ना कोई एक्स सर्विसमैन की मिलने वाला आपको, ना ही कोई परित्यक्ता मिलने वाली,
ना ही कोई विधवा, ना ही कोई फिजिकल डिजेबल। ये जो कैटेगरीज़ है, जो सब आरक्षण लिए हुए हैं कैटेगरीज़ में, ओबीसी में, जैसे अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं उसमें कुछ सीटें एक्स सर्विसमैन की है, कुछ सीटें स्पोर्ट्स पर्सन की है, कुछ सीटें जो है वो विधवा की आती है, कुछ सीटें महिलाओं की आती है, कुछ सीटें जो है वो परित्यक्ता की आती है, विधवा की आती है, एक्स सर्विसमैन की आती है। तो ये जो आरक्षण के अंदर आरक्षण है, इसी को हम हॉरिजेंटल कहते हैं। और यही आरक्षण के अंदर आरक्षण जो है उसके अंदर डिवाइडेशन है 21% का। तो समझ गए होंगे दोस्तों आप कि जैसे ओबीसी को 21% आरक्षण दिया गया है और उस 21% को भी बांटा गया है अलग अलग डिवाइडेशन में। मगर 2018 के बाद में ये विसंगति ख़त्म कर दी गई थी। और ख़त्म करने के बाद में हुआ ऐसा कि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और एक्स सर्विसमैन है तो भी आप पूरी सीटों पे मतलब पूरी सीटों के लिए हकदार हैं। अगर आप फिजिकल डिजेबल है तो भी आप पूरी सीटों के लिए हकदार हैं। मतलब आप ओबीसी में आ रहे हैं, जो आपकी कैटेगरी है वो तो ओबीसी है, उसके अंदर भी अगर आप सब कैटेगरी में आते हैं तो आपका कोई परसेंट आरक्षण जो सीमित था वो सीमित नहीं है। अब आप पूरी सीटों पे काबिज हो सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, अगर आप महिला हैं, जैसे कि 30% जो है महिलाओं के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था है, मगर वो 30% जब हटाई गई तो अब जो महिलाएं होती है, जैसे महिलाओं की सीट यहाँ पे 800 सीटें हैं और पुरुषों की जो सामान्य सीटें हैं वो पुरुष नहीं कर सकते। सामान्य ओबीसी की जो सीटें हैं वो 2332 सीटें हैं। 800 सीटों पे केवल और केवल जिन्होंने फॉर्म भरा है ओबीसी महिला से, वही अभ्यर्थी शामिल होंगे 800 सीटों में। अब 800 सीटों में जो महिला अभ्यर्थी जिन्होंने ओबीसी से फॉर्म भरा है, और महिला की जो कट ऑफ है वो 80 जाती है। हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मान लो 80 नंबर जाती है और उनके आ जाते हैं 90 नंबर, जो कि सामान्य ओबीसी की कट ऑफ है। तो वो जो महिला है वो महिला सीट में ना होकर वो सामान्य सीट में काउंट होएगी, वो सामान्य सीट में चली जाएगी। तो ये प्रावधान है कि अगर आपने भरा है ओबीसी महिला से तो आप ओबीसी महिला से काउंट किए जाओगे, मगर आपके जो नंबर अगर ज़्यादा जाते हैं तो आप ओबीसी जो सामान्य वर्ग है उसमें चले जाओगे, या फिर जो सामान्य जनरल कैटेगरी है उसमें चले जाओगे। ऐसा प्रावधान है। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। अगर आप एससी की कोई परित्यक्ता है, ठीक है, आप महिला हैं और परित्यक्ता है, तलाकशुदा है, आपका एक फ़िक्स रिजर्वेशन है, तो जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको जो रिजर्वेशन का कोटा है वहाँ से आपका काउंट किया जाएगा। कि जैसे आपने एक तो एससी में गए, एससी में महिला और महिला में भी परित्यक्ता, उसका जो कोटा है फिक्स, वहाँ से आपने अप्लाई की, मगर आपके नंबर आ गए अच्छे, तो आप सबसे पहले अपवर्ड मतलब आप सबसे पहले जंप करोगे एससी के जनरल कोटे में। जैसा कि वहाँ भी एससी में भी जो महिला की अलग सीटें होती है और पुरुषों की अलग मतलब सामान्य की अलग होती है, तो महिलाओं से आप डायरेक्टली पहले तो पुरुषों में मतलब जो सामान्य कोटा है वहाँ जाओगे, और सामान्य से भी अगर आपकी ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो आप सीधे जंप करोगे जनरल कैटेगरी में। और जनरल कैटेगरी में जब आप चले जाओगे तो आपका जो मतलब यूँ समझ गए होंगे कि एससी में जो परित्यक्ता है वो उसके पास जो है एक तरह से वो अगर कम से कम नंबर लाती है तो एससी की परित्यक्ता कोटे में आएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लाती है तो वो जनरल में चली जाएगी। ऐसा ही अन्य श्रेणियों के साथ होता है। तो मैंने समझाने की कोशिश की है कि रिजर्वेशन में जो सीटें हैं वो किस तरह फिल होती है और किस तरह से जो है हम बोलते हैं कि ये एससी का अभ्यर्थी है और ये जनरल की कट ऑफ पार कर दी तो वो जनरल में चला जाता है। तो जो रिजर्वेशन का जो सिस्टम है वो कैसा है ये मैंने समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों जो विसंगति है वो आपके सामने आ ही चुकी है कि विसंगति क्या है। विसंगति यही है कि जो 12.5% सीटों पे जिनको अलग से रिजर्वेशन दिया गया था, अलग से का मतलब है कि जैसे एससी में 21% थी, एसटी में 16 और एससी में 12, तो ये जो वर्टिकल रिजर्वेशन है इसके अंदर भी एक आरक्षण दिया गया, और उस आरक्षण के अंदर जो आरक्षण था वो 12.5% था। उस 12.5% को हटाकर पूरा कर दिया गया कि अब कोई एक्स सर्विसमैन होगा तो वो 16% पे जो है अप्लाई कर सकता है। 16% सीट 21% और 16, 12 जो भी अलग अलग कैटेगरी है वहाँ पे डायरेक्टली अधिकार ले सकता है, सीमित क्षेत्र नहीं रह गया है। तो ये विसंगति सबके साथ हो रही है। तो इसलिए दोस्तों ये केवल और केवल ओबीसी की विसंगति नहीं है,
यहाँ पर आप सभी जानते हैं जब सरकार बहरी हो जाती है तो आंदोलन का भोंपू बजाकर ही इस बहरी सरकार को जगाया जाता है। मगर दोस्तों, आंदोलन में बहुत शरारती तत्व, अराजक तत्व होते हैं जो आंदोलन को किस दिशा से किस दिशा में ले जाने का काम करते हैं। मैं देख रहा हूँ बाड़मेर में भी बहुत भारी संख्या में अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे थे, और भी राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में जो है अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे थे इसके विरोध में। मगर दोस्तों, आप सभी जानते हैं इससे भी बड़े बड़े आंदोलन हो चुके हैं, मगर उनका सॉल्यूशन इतना जल्दी नहीं हुआ था। आप सभी जानते हैं कंप्यूटर अनुदेशक हो चाहे राजस्थान पुलिस हो, राजस्थान पुलिस में इसका बहुत असर देखने को मिलेगा दोस्तों। फिर से एक बार, तो राजस्थान पुलिस का जो रिज़ल्ट है वो भी अगले हफ्ते आने वाला है, अगले वीक में 20 तारीख के आसपास उसका रिज़ल्ट आने को है। तो दोस्तों, आप सभी के पास जो टाइम है वो बहुत समय कम है, और आपके नहीं, हमारे सबके पास जो समय है वो बहुत कम समय है। मैं सभी दोस्तों से आग्रह करूँगा कि हम सब एक हों, हमारी आवाज़ एक होनी चाहिए। भले ही हम अलग अलग हो, लेकिन हमारी आवाज़ एक होनी चाहिए और एक दिशा होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर हम सब एक हैं तो हमारी पहचान है, वरना एक की कोई पहचान नहीं होती। आप समझेंगे कि अगर हम सब एक सुर में इस विसंगति का विरोध करेंगे तो हो सकता है सरकार तक हमारी बात बहुत जल्दी पहुंचे। मगर देख रहा हूं मैं ट्विटर पे कभी किस पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, कभी बीजेपी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो कभी कांग्रेस पे लगा रहे हैं, कभी कांग्रेस पे लगा रहे हैं, कभी अन्य पार्टी पे लगा रहे हैं। तो दोस्तों, इल्ज़ाम लगा लेने से आप किसी एक पार्टी के फेवरेट हो जाओगे तो किसी एक पार्टी के दुश्मन हो जाओगे। अगर आज कांग्रेस आपके दबाव में आकर इसको सही कर देगी तो कल बीजेपी आके फिर से, जिसने प्रावधान डाला था, संशोधन किया था, वो फिर से प्रावधान डाल देगी। और अगर आप बीजेपी के सपोर्ट में आकर कांग्रेस का विरोध करते हैं तो जो वर्तमान सत्ता है वो कांग्रेस की है। तो इस तरह से हमें किसी भी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, हमें किसी के प्रति ना ही कोई नफ़रत है, ना ही कोई सहानुभूति, हमें सिर्फ मतलब है हमारी विसंगति से। तो केवल और केवल हैशटैग विसंगति को दूर करो, ऐसा एक ट्रेंड चलाओ, एक आवाज़ हो और एक दिशा में हो। किसी अलग पार्टी या किसी भी अलग कोचिंग या किसी पे भी इल्ज़ाम नहीं उठाओ दोस्तों। मेरी बात से काफ़ी लोग आहत भी होंगे कि ये मैं उसकी चाटोकारिता कर रहा हूँ या फिर उसका फेवर ले रहा हूँ। मगर दोस्तों, जो बात सत्य है वही सत्य है, और मैंने सत्य बता दिया है आपको कि हमें किसी का फेवर नहीं लेना, किसी के अगेंस्ट नहीं जाना, हमें केवल और केवल अपने काम से मतलब है, हमें केवल और केवल इस विसंगति को दूर करवाना है। तो हम इस विसंगति के साथ आगे बढ़ें, बिना किसी सरकार, बिना किसी का नाम लिए, बिना किसी के अपोजिट में गए। हमारे लिए जो फेवर में होगा वही हमारे लिए सब कुछ होगा। तो दोस्तों, हम सब एक आवाज़ में, चाहे ट्विटर हो, चाहे जहाँ भी हमें माध्यम मिले वहाँ पे इसकी आवाज़ उठाएं और एक साथ आगे बढ़ें। तो इस विसंगति का सॉल्यूशन हो सकता है दोस्तों। अंत में अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, जैसा कि मैंने बता ही दिया, कंप्यूटर अनुदेशक के परिणाम में इस बार इस जो विसंगति है उसका असर देखने को नहीं मिलेगा। तो कंप्यूटर अनुदेशक अगर इस विसंगति से चिंतित थे तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस विसंगति का कोई भी असर उन्हें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें परित्यक्ता हो, विधवा हो, एक्स सर्विसमैन हो या फिर फिजिकल डिजेबल हो या फिर अन्य कैटेगरी, सबकी सीटें रिक्त जाने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है दोस्तों। कट ऑफ का आपको बहुत ज़्यादा चिंतित है कट ऑफ को लेकर आप, तो मैं फिर बता देता हूँ, अगर 95 नंबर आपके जनरल में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल श्योर इस बार नौकरी लेने वाले हैं, डीवी नहीं, डॉक्यूमेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा, नौकरी लेने वाले हैं अगर आपके पास 95 नंबर आ रहे हैं। और अगर आपके पास, फिर आप देख लीजिए 203 नंबर का जो फासला होता है, जो नॉर्मल होता है, आपकी बार ओबीसी का भी फासला 5 नंबर का रहेगा, तो 5 नंबर आप कम करके देख सकते हैं। अगर इतने नंबर आपके ओबीसी में आ रहे हैं तो आप श्योर जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है लोगों के मन में, अभी हम जो 8 तारीख को बोर्ड का घेराव किया गया था, जहाँ पे छात्र मिले थे, उसको लेकर मैंने वीडियो भी बनाया था और हमने बात भी की थी। तो वहाँ से जो जानकारी मिली दोस्तों, वहाँ से एक पुख्ता जानकारी तो ये मिली कि जो 10,000 सीटें हैं उनमें रिक्त रहने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इतने अभ्यर्थी मिल ही नहीं रहे जिनके जो पास हो रहे हो दोनों पेपर में, और जो 40% दोनों पेपर में ला रहे हैं। अब 40% को लेकर शिथिलता देने का या नहीं देने का ये जो मामला है ये बाद में उठाया जाएगा जब परिणाम जारी हो जाएगा।
अगर परिणाम में सीटें पूरी चली जाती है, भर जाती है, तो फिर इसका मुद्दा ही नहीं बनता। और अगर सीटें खाली जाती है तो हम ज़रूर संघर्ष करेंगे कि 40% शीतलता देकर जो अभ्यर्थी 1-2 नंबर से कम रह रहे हैं उनको भी पास किया जाए। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। आपके कोई भी विचार है, किसी भी तरह के आपके विचार हैं इस वीडियो से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। मैं आप सभी के विचारों का बहुत सम्मान करता हूं। दोस्तों, सहमति और असहमति होना लाजमी होता है। कुछ लोग मेरी बातों से सहमत होंगे तो कुछ असहमत भी होंगे। तो मैं चाहे सहमत हो